मैं हिंदी में ही बात करूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और होंगी। जैसा अंशु जी अभी कह रही थी और जब बातचीत हो रही थी, तो इस बात पर हम लोग कम ध्यान देते हैं कि जब हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो भारतीय भाषाओं के बारे में कम बात करते हैं। दरअसल कोई भी ज्ञान परंपरा अंततः भाषा में ही सिद्ध होती है। बिना भाषा के ज्ञान परंपरा का वाहक कौन होगा? कैसे वो चीज़ें कन्वे होंगी, कैसे वो चीज़ें पहुंचेंगी, लोगों तक संप्रेषित होंगी, इस पर बहुत कम विचार किया जाता है। और इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, मैं दुनिया की किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। हम सब अंग्रेजी में काम करते हैं, करना पड़ता है। एक इंटरनेशनल अगर आपको चाहिए, बातचीत का माध्यम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो एक लिंक लैंग्वेज है दुनिया में अंग्रेजी। दुनिया की और भी भाषाएं हैं जिनको कोई जाने, बोले, काम करे, क्योंकि ज्ञान तो सभी भाषाओं में है। लेकिन जहाँ तक इंडियन लैंग्वेजेस का मामला है, भारतीय भाषाओं का मामला है, यह एक जाने अनजाने हुआ कॉलोनियल माइंडसेट जो रहा, औपनिवेशिक जो एक समझ हमारी बनी रही भाषाओं को लेकर, कि हम लोगों ने भारतीय भाषाओं में जो कुछ था या जो कुछ है उन पर बहुत कम विचार किया। ज्ञान की जो संपदा रही हिंदी में या भारत की अन्य भाषाओं में, संस्कृत तो है ही है, पाली है, इन पर बहुत कम विचार किया। जबकि सच्चाई यह है कि दुनिया के तमाम चिंतकों ने भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जो दर्शन ज्ञान रहा है उसका फ़ायदा लिया। अभी मैं थोड़ी बहुत बातचीत उस ओर करूँगा, संकेत करूँगा। तो भारतीय भाषाओं को लेकर के जो एक कॉलोनियल माइंडसेट रहा, औपनिवेशिक कह सकते हैं कि हमारी जो वृत्ति रही समझने की, कि हमने मान लिया कि ज्ञान अगर कहीं है तो जो सत्ता की भाषा है, यानी अंग्रेजी जो सत्ता की भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन जो दुनिया में सत्ता की भाषा रही हैं, ज्ञान कहीं ना कहीं उन्हीं में अवस्थित है, ज्ञान कहीं ना कहीं वहीं पर है। ये एक बहुत भारी संकट रहा। इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जो चर्चा शुरू हुई है उसने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य यह किया है कि लोगों ने भारत में जो ज्ञान संपदा है उस पर विचार किया है और भारतीय भाषाओं पर विचार शुरू किया है। और भारतीय भाषाओं पर जब विचार किया तो निश्चित तौर पे संस्कृत उसमें सबसे पहले उसी का नंबर आता है। उसमें जो चीज़ें रहीं, आयुर्वेद का मामला रहा हो, दर्शन का मामला रहा हो, चिकित्सा के जो अन्य माध्यम रहे हैं उसका मामला रहा हो, गणित का मामला रहा हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संस्कृत के माध्यम से आईं। पाली के माध्यम से बौद्ध दर्शन में जो बहुत सारी चीज़ें रहीं वो आईं। भारतीय ज्ञान संपदा के नाम पर कम ध्यान जा रहा था इस ओर। अभी हम धीरे धीरे उस ओर आएंगे। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम लोग जब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें तो क्रमशः अपनी अपनी भाषाओं में जो ज्ञान संपदा है उस पर पुनर्विचार करें, विचार करें और देखें कि भारत की जो भाषाएं हैं वो बांग्ला हो, तमिल हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, असमी हो, उड़िया हो, गुजराती हो, मराठी हो, मैं सारी भाषाओं का नाम इस समय नहीं ले सकता, असमी हो, इन सब में इनकी जो हजारों साल की परंपरा है इन भाषाओं की, उन हजारों साल की परंपरा में क्या क्या इसमें घटित हुआ, जो चीज़ें थीं उनको कैसे हमने बिसरा दिया, कैसे हमने उन्हें भुला दिया। और अब भी जब उन पर बात होती है, अचानक चर्चा होती है, जब कोई चीज़ अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हो जाती है, तमिल से, कन्नड़ से, असमी से, बांग्ला से, हिंदी से या किसी चीज़ से जब कोई चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है तो अचानक हमको लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बात शुरू करूं। हिंदी की एक बड़ी कवित्री हुई, लेखिका हुई, महादेवी वर्मा नाम था उनका। आप में से कुछ लोग जानते होंगे उन्हें, खास करके जिनकी पढ़ाई स्कूल स्तर पर भी जिन लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, जिनकी पढ़ाई होगी, महादेवी जी की कुछ कविताएं पढ़ी होंगी। महादेवी वर्मा की एक किताब है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ के जो निबंध हैं वो सामान्यतः जो तीसरा दशक था, एक तरह से देखें तो 1922-25 से लेकर के 1942 के बीच में उसके सभी निबंध लिखे गए और 1942 1942 में वो किताब छप गई थी।
जब मैं ये प्रसंग बता रहा हूं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर भारतीय स्त्री जीवन को समझना है, भारतीय स्त्री विमर्श को समझना है, जिसे आजकल फेमिनिज्म के दौर में बहुत सारी कृतियों की खोज होती है, तो श्रृंखला की कड़ियां के बिना बातचीत नहीं हो सकती। और याद रखें कि ये 1942 में किताब छपी, जबकि दुनिया भर में चर्चित और फेमिनिस्ट एक तरह से जो अध्ययन की दुनिया है, फेमिनिज्म की जो दुनिया है, उसके लिए एक बेसिक किताब है द सेकंड सेक्स, सिमोन द बुआ की किताब। वो 1949 में छपी थी, 1949 में छपी, यानी महादेवी वर्मा की किताब के 7 वर्ष बाद वो किताब मूल फ्रेंच में छपी। लेकिन वो सत्ता की भाषा में छपी किताब थी। महादेवी वर्मा की किताब हिंदी में छपी थी, इसलिए वो हिंदी के वृत्त के भीतर रह गई, और ठीक से हिंदी के वृत्त के भीतर भी उसकी उतनी चर्चा नहीं हुई कि स्त्री विमर्श को समझने के लिए एक बेसिक किताब बने। अब 1980 के आसपास जाकर उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। उसके बाद पूरी दुनिया के दृष्टि उस किताब पर गई और लोगों ने देखा कि महादेवी वर्मा जो छायावाद की एक कवित्री थी और जिनमें एक तरह से लोग रहस्यवाद देखते थे उनकी कविताओं में, उन्होंने भारतीय स्त्रियों के जीवन को लेकर, उनके संघर्ष को लेकर, उनकी स्थिति परिस्थिति को लेकर, पूरी पारिवारिक संरचना को लेकर, उसमें स्त्री की स्थिति को लेकर जो विचार किया है वो कितना महत्वपूर्ण है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हम करना चाहते हैं। यानी जिस स्त्री विमर्श को हम सामान्यतः मान लेते हैं कि ये पश्चिम से आई हुई चीज़ है, हम कभी नहीं विचार करते भक्ति काव्य की तरफ अगर हम जाएंगे, और अगर आप आंडाल की कविताएं देखेंगे जो दक्षिण की कवित्री हैं, अगर आप देखेंगे कन्नड़ से उठाकर देखेंगे जो उस दौर की भक्त कवित्रियां हैं, उनकी कविताओं में जो स्त्री स्वर है वो इतना क्रांतिकारी है, उतना क्रांतिकारी है कि आपको लगेगा कि पश्चिम में जो स्त्री विमर्श आया उससे बहुत पहले भारत में हमारे भक्त कवियों ने उसके बारे में सोचना शुरू किया था। महादेवी वर्मा की तो मुकम्मल किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, वो किताब थी, लेकिन हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग स्त्री विमर्श पर काम कर रहे थे भारत के भीतर भी, यहाँ तक कि हिंदी में भी जो लोग काम कर रहे थे या अंग्रेजी में या सोशल साइंसेज में जो लोग काम कर रहे थे, उनकी निगाह भी उस किताब की ओर नहीं जा रही थी। यानी कि अपनी ज्ञान परंपरा में, भारत की अपनी ज्ञान परंपरा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण किताब इसलिए उपेक्षित थी कि वह भारत की एक भाषा में थी, भारत की एक भाषा में थी। तो भाषाओं पर विचार करना कितना जरूर, अगर हमने अपनी भाषाओं को गर्व से देखा होता, कब विचार किया हमने, हम में से कितने लोग इस बात को अब तो जानते हैं लोग, खैर जिस पोस्ट मॉडर्निज्म की बात होती है, जिस उत्तर आधुनिकता की बड़ी चर्चा है पिछले 30-40 वर्षों से पूरी दुनिया में चर्चा है, भारत में चर्चा है, उसके चिंतकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इसकी मूल प्रेरणा बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और विज्ञानवाद से अर्जित की है, बौद्ध दर्शन से अर्जित किया है। फ्रांस में रहते हुए, यूरोप में रहते हुए उन चिंतकों ने माना कि उसकी बेसिक चीज उन लोगों ने बौद्ध दर्शन से ली है। हम लोगों ने तो बौद्ध दर्शन को सिर्फ एक धर्म का दर्शन मान करके पढ़ा और पढ़ाया और भूल गए, कुछ अहिंसा की बातें कर लें। कुछ हम में से कितने लोग नागार्जुन के शून्यवाद पर बात करते हैं, जिससे प्रेरणा ले ली उत्तर आधुनिकता के दार्शनिकों ने, वहाँ से अपना पूरा एक तरह से एक विमर्श ही खड़ा कर दिया, विमर्श खड़ा कर दिया। यानी हम, और ये चूंकि हमारे पास अपना उपलब्ध है, नागार्जुन बौद्ध दर्शन थे जो वर्तमान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश का जो पुराना है, वहाँ के रहने वाले थे, वो मूल रूप से वहाँ के रहने वाले थे, काम किया। तो ये जो पाली, संस्कृत और भारतीय भाषाओं में चीज़ें थीं, वो कितनी बिखरी बिखरी चीज़ें रह गईं और हमने उसको ढूंढा नहीं ज्ञान परंपरा भाषाओं पर। इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि भारतीय भाषाओं पर अगर हम आज भी विचार करेंगे, आप बांग्ला की तरफ जा करके देखिए, पीछे की तरफ चले जा करके देखिए, जिस रेनेसां को, जिस नवजागरण को हम लोग ये मान लेते हैं कि अनिवार्य रूप से पश्चिम नहीं होता तो ये नहीं आता, मैं मानता हूँ इस बात को। देखिए, पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में प्रेरणाएं तो मिलती ही हैं, निश्चित तौर पर पश्चिम से भी कुछ चीज़ें आई,
लोगों ने प्रेरणा ग्रहण की, लेकिन क्या हमने अपने वहाँ जो चीज़ें, जैसे मैं कह रहा था कि अंडाल की कविताओं की ओर किसी ने ध्यान दिया इस दृष्टि से कि वो स्त्री जीवन को लेकर किस तरह बात कर रही हैं? मीरा की कविताओं पर किसी ने इस तरह विचार किया कि वो जो स्त्री विमर्श जो आज का है, आप देखें मीरा की कविताओं को पढ़ें, महादेवी वर्मा की कविताओं जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिनकी कविताओं को रहस्यवादी मान लिया गया था, उनकी कविताओं को नए सिरे से पढ़ें और भारतीय स्त्री के जीवन को देखें, समझें, तो हमें ज्यादा मदद मिलती है अपेक्षाकृत पश्चिम के स्त्री विमर्श की अपेक्षा ज्यादा हमें मदद मिलती है उससे। कुछ चीजें वहां से ली जा सकती हैं, उसमें कोई विरोध नहीं है हमारा, लेकिन हमने अपना बिल्कुल बिसरा दिया, हमने सब कुछ उधार का ले लिया, सब कुछ उधार का हो गया हमारे पास। तो ये संकट सिर्फ इसलिए आया क्योंकि हमने अपनी भाषाओं को उपेक्षित कर दिया, हमने अपनी भाषाओं पर विचार ही नहीं किया, छोड़ दिया, मान लिया कि ये किचन लैंग्वेज है, अब हमको दाल रोटी सब्जी मांगना है, इनमें थोड़ा सा संबंधों का निर्वाह कर लेना है इनमें, और धीरे धीरे तो वो भी विस्मरण होने लगा है। कुछ भाषाएं सिर्फ किस्सा कहानी की भाषा बन गई, कविताएं लिखी है उनमें, कहानियां लिखी है उनमें, ज्ञान विज्ञान की जो चीज़ें हमारे पास थीं, आयुर्वेद का पूरा भारतीय ज्ञान सिस्टम में भाषा का ही मामला तो है, आयुर्वेद का पूरा मामला हम नहीं प्रचारित, अब प्रचार हो रहा है बहुत तेजी से, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन चूंकि वो संस्कृत में चीज़ें थीं, कुछ चीज़ें भारत की अन्य भाषाओं में थीं। आयुर्वेद जो चिकित्सा का एक बड़ा मामला है, ज्ञान का एक बड़ा मामला है, चूंकि भाषा का ही प्रश्न रह गया, भारतीय भाषाओं का मामला रह गया, इसलिए उसकी उपेक्षा होती रही। हम लोग अक्सर कहते हैं कि शून्य की खोज हमारे वहाँ हुई, सही भी कहते हैं, वो गलत नहीं कहते हैं हम लोग, सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारा क्लेम नहीं कर पाए अपना, सिर्फ अपनी लघुता ग्रंथि के कारण, सिर्फ अपनी हीन भावना के कारण हम लोग क्लेम नहीं कर पाए अपनी चीज़ों का, जो कि हमारी अपनी चीज़ें थीं, हमारी अपनी स्थितियां थीं। कभी विचार करें, जो कृषि की दुनिया है, कृषि का जो पूरा विस्तार है, एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर में वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोज लिया, बहुत सारे विकास हो गया, लेकिन आप में से कुछ लोगों को याद होगा, पता होगा, और न हो तो जान सकते हैं कि दो कवि हिंदी में हुए, घाघ और भड्डरी। घाघ के दोहे, घाघ की कविताएं अब भी अगर आप सुनेंगे तो लगेगा मौसम के बदलने का पूरा, कब कौन सी खेती करनी चाहिए, कब मौसम बदल जाएगा, कब के खेती को कैसा होना चाहिए, आपको घाघ और भड्डरी की कविताओं में वो सब चीज़ मिल जाएगा। आज भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अपने वहाँ घाघ और भड्डरी को रेफरेंस बुक्स के तौर पर अब रखने लगी हैं, देखने लगी हैं। ये हमारे परंपरागत ज्ञान का मामला था, हमारा लोक ज्ञान था, घाघ और भड्डरी का पूरा मामला लोक ज्ञान था, लेकिन चूंकि ये कविताएं भारत की लोक हिंदी भी ठीक नहीं कहना चाहिए, अवधी में, ब्रज में जो भाषाएं हैं उनमें उपलब्ध हैं ये कविताएं, तो चूंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया उनको, हमने मान लिया अवधि का मतलब तो हो गया कि कुछ भक्ति कविता आ गई उसमें, कुछ उतने ही से। भक्ति कविता के भीतर भी जो चेतना थी, उस चेतना का कितना हमने ग्रहण किया, उस अध्यात्म को हमने कितना ग्रहण किया, यह भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वहाँ ज्ञान परंपरा में रहा। और अगर भाषा को नहीं जानेंगे, अगर भाषा पर विचार नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें हम हासिल नहीं कर पाएंगे। भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम इसके लिए है। और देखिए बहुत सारी चीज़ें, पाणिनि का उदाहरण देखें, पाणिनि जो मुझे लगता है कि विश्व के सबसे बड़े वैयाकरण माने जाते हैं, पाणिनि का पूरा मामला यह था कि एक दौर आया, एक समय आ गया था जब पाणिनि को पश्चिम में लोग ज़्यादा पढ़ने लगे थे, हमारे वहाँ लोग कम पढ़ने लगे थे पाणिनि को, जबकि उनसे विलक्षण वैयाकरण कोई नहीं है, कोई आज तक नहीं हुआ। तो पाणिनि इस बात के उदाहरण है कि पूरी दुनिया को एक तरह से जो व्याकरण का एक सुविचार दिया पाणिनि ने। पाणिनि पर विचार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो संस्कृत में थे और धीरे धीरे हमने भुला दिया। प्रेमचंद का एक लेख है कालिदास के बारे में, आज से करीब 100 साल पहले प्रेमचंद ने वो लेख लिखा था कालिदास के बारे में, और विदेशी विद्वानों को उन्होंने धन्यवाद दिया था कि उन लोगों के माध्यम से कालिदास फिर हिंदुस्तान में लौट रहे थे। यानी कि भारत के भीतर कालिदास की कविताओं को, कालिदास का जो पूरा साहित्य था उसको लगभग लोगों ने भुला दिया था। यह जो लघुता ग्रंथि है हमारी, यह जो हीनता बोध है हमारे भीतर, देखिए मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि दुनिया भर का ज्ञान अर्जित किया जाए,
फ्रांस से लाया जाए, जर्मनी से लाया जाए, स्पेन से लाया जाए, अंग्रेजी तो है ही है, दुनिया की जितनी बड़ी भाषाएं, छोटी भाषाएं हैं, उनमें कुछ भी खोज हो वो सब भारत से जुड़ना चाहिए। लेकिन हमारे पास अपनी जो चीज़ें थीं हमने उनको क्यों भुला दिया? सिर्फ इसलिए कि वो जिन भाषाओं में थी हमने धीरे धीरे उनको पढ़ना बंद कर दिया, हमने धीरे धीरे उन पर विचार करना बंद कर दिया। आज देखें, भारतीय भाषाओं की स्थिति पर विचार करें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगातार भारतीय भाषाओं पर फोकस दे रही है, लगातार भारतीय भाषाओं पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बल है कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, प्राइमरी तक की मातृभाषा में हम आगे की भी शिक्षा दें, भारतीय भाषाओं में दुनिया भर के ज्ञान का अनुवाद हो। ये क्यों हो रहा है? ये वही है कि हम अगर अपनी जड़ों को नहीं याद रख पाएंगे तो हमें उधार के, देखिए, किराए का घर कितना भी सुंदर हो अपना घर नहीं होता है, अपना घर होता है। तो भारतीय भाषाएं हमारा अपना घर हैं, वो हमारी अपनी आत्मा की धरोहर है, हमारी अपनी आत्मा की चीज़ हैं। हम लाएं विदेश से सारी चीज़ें लाएं, लेकिन अपना जो है उसको तो हम सामने करें, उसको तो ले जाएं दुनिया के सामने। मैं ये कुछ उदाहरण बस खाली नाम के तौर पे रख रहा हूँ जिन पर पूरी दुनिया की दृष्टि रही, पूरी दुनिया ने उस पर विचार। आज जिस योग पर पूरी दुनिया एक तरह से कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप, मतलब कुर्बान है पूरी दुनिया, ये है, यह योग अचानक पिछले 25, 30, 40 वर्षों में क्यों लोकप्रिय है? योग तो हमारा अपना दर्शन है। भारत में योग दर्शन तो भारत में आया, उसके दार्शनिक हमारे वहाँ थे, उसकी सारी चीज़ें हमारे वहाँ थी, लेकिन हमने उसे सिर्फ एक किताबी चीज़ मान लिया। कुछ लोग जो योग वगैरह करते थे उन्हें योगी मान लिया, एक पंथ मान लिया, सारी चीज़ें। वह जीवन के लिए कितना जरूरी है, वह मनुष्यता के लिए कितना जरूरी है, वह स्वस्थ रहने के लिए कितना जरूरी है, इस पर तो हमने कभी विचार किया ही नहीं। अचानक 30-40 वर्षों में ये उठा है। और इधर चूंकि सरकार का भी बल है योग को लेकर, हम योग दिवस मना रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आज भी कितने लोग जो हमारा दर्शन है, योग दर्शन है, उसको पढ़ रहे हैं। कितने लोग उन दार्शनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इसका आधार बनाया, जिन्होंने इसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अभी भी बहुत कम लोग हैं जो उस ओर जा रहे हैं। ज़रूरत है भारतीय दर्शन को पढ़ने की। हमारे वहाँ सांख्य है, हमारे भारतीय दर्शन के जानकार कितने कम होते जा रहे हैं, कितने कम होते जाए। ये अंग्रेजी में जब चीज़ें चली जाती हैं तो लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक किताबें तो इनकी संस्कृत में हैं, बेसिक चीज़ें हैं, अनुवाद में पढ़ें, जैसे भी पढ़ें। हमारी पूरी दार्शनिक परंपरा है, उसके बारे में विचार ही नहीं हो रहा है। हमारे जो 6 दर्शन हैं जिन पर हम दुनिया भर की बात करते हैं, ये वो सारी चीज़ें, एक बौद्ध दर्शन का हमने उदाहरण दिया अभी कि पूरी उत्तर आधुनिकता की मूल संरचना में वो व्याप्त है, और ये स्वीकार किया, उत्तर आधुनिकता के जो सिद्धांतकार हैं उन लोगों ने स्वीकार किया है। तो हम लोग चीज़ों को कैसे विस्मरण करते हैं सिर्फ इसलिए, कौन पढ़ेगा हिंदी, कौन पढ़ेगा बांग्ला, चलो बात कर लेते हैं। एक समय था जब हम लोग मराठी, बांग्ला, मलयालम जैसी भाषाओं के बारे में सोचते थे कि इनमें अपने साहित्य को लेकर बड़ी चिंता है, लोग बहुत प्रेम करते हैं, मराठी लोग, मलयाली लोग, बांग्ला के लोग अपनी भाषाओं को बहुत प्रेम करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके वहाँ भी अपनी पूरी परंपरा का कितना उत्खनन है, अपनी परंपरा को कितना समझने की कोशिश है, यह सामने आना अभी बाकी है। सारी चीज़ें हैं, ये पूरा हमारा आप समानांतर हमारे वहाँ देखें, समानांतर चीज़ें हैं। हमारे आयुर्वेद के समानांतर ही जो एक यूनानी विकसित हुआ, यूनानी भी लगभग आयुर्वेद जैसी चीज़ें हैं, विकसित हुआ, सब कुछ हुआ, लोग लेकर चले गए, हमने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ भाषा का मामला, अगर हमने अपनी भाषाओं पर बल दिया होता तो शायद ये दिक्कतें हमारे सामने नहीं आती। ज्ञान विज्ञान के बारे में हमने ये मान लिया कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं वो ज्ञान विज्ञान में काम नहीं कर सकती हैं, और यह हीन भावना कितनी खतरनाक होती है भाषाओं को लेकर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो बार बार मातृभाषाओं पर बल क्यों दे रही है? पिछली घटनाओं को याद करें, उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, तमिलनाडु जैसी जगह में, तमाम जगहों पर जहाँ पर 12वीं तक की पढ़ाई का माध्यम जिन विद्यार्थियों का उनकी मातृभाषा रही, राज्य की भाषा रही, यानी हिंदी रही, मलयालम रही, तमिल रही, सब कुछ रही, पता चला कि उन लोगों ने IIT
जैसी परीक्षाएं निकालनी, क्योंकि वहाँ पर परीक्षा देने का आप जा सकते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस में, हिंदी में परीक्षा दे सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन वो जा करके वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते आईआईटी कैंपस में, तमाम जगहों पर, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण पूरी तरह अंग्रेजी का बन गया। वह जो एक औपनिवेशिक, मतलब यानी कि समानांतर बनाइए, समानांतर उसको मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बगल में है, खैर आप लोग यहाँ अगर आए होते, न्यूपा में होते तो बगल में ही है, वहाँ जेएनयू, सारी चीज़ें। जब हम लोग पढ़ने आए तो वहाँ पर भी बिल्कुल अंग्रेज़ी का पूरा माहौल था, सारी चीज़ें थीं वहाँ पर। लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे वहाँ वातावरण बदला। फिर मैं कहूँगा कि अंग्रेज़ी का विरोध किसी का नहीं है, हम में से कोई नहीं कर सकता अंग्रेज़ी का विरोध, हम नहीं करते, और अब तो और भी नहीं करते जब नॉर्थ ईस्ट की कुछ राज्यों ने उन्हें अपनी राजभाषा बना लिया है, उनको मान लिया है कि अब उनकी राजभाषा है। लेकिन अंग्रेजी के साथ साथ हमें अपनी भारतीय भाषाओं पर विचार करना होगा, तभी हम इंडियन नॉलेज सिस्टम को ठीक ढंग से इस्टेब्लिश कर पाएंगे, तभी हम उसको ठीक ढंग से उस पर बात कर पाएंगे। कई चीज़ें हमें आपको, चूँकि मैं मूलतः हिंदी की दुनिया में काम करता हूँ, तो कुछ उदाहरण, एक बड़े विचारक हुए हिंदी में, महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम था उनका। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो पिछली शताब्दी, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुए, हिंदी की एक बड़ी पत्रिका थी सरस्वती, उसके संपादक थे। उन्होंने संपत्ति शास्त्र नाम की एक किताब लिखी। चाणक्य का अर्थशास्त्र आप लोगों को मालूम होगा, चाणक्य नाम के जो विचारक थे। आज का जो इकोनॉमिक्स है वो वैसा नहीं है जैसा चाणक्य ने किया, लेकिन वो एक बेसिक किताब है, वो एक बेसिक किताब है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि चाणक्य के समय में, जो चंद्रगुप्त का समय था, उस दौर में भी हमारे वहाँ अर्थशास्त्र पर विचार होता था। एक आर्थिक सिद्धांतकार हमारे पास थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र 1908 में 1908 में, यानी पिछली लगभग कह सकते हैं कि 115-17 वर्ष पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक किताब लिखी, संपत्ति शास्त्र। और उस संपत्ति शास्त्र नाम की किताब को जब आप पढ़ेंगे, उपलब्ध है वो किताब, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो जो उस समय का भारत है, उस समय के भारत की पूरी आर्थिक स्थिति आपको उस किताब में दिखाई देगी, एक पूरी समझ आर्थिक संरचना की दिखाई देगी। हिंद स्वराज जब गांधी जी लिखते हैं, उस पर तो खैर चर्चा होती है, वो कोई अलक्षित किताब नहीं है, वो उपलब्ध किताब है, वह भी एक विचार है, लेकिन मैं उसके पीछे की बात कर रहा था। तो ये इस तरह की किताबों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जब चर्चा होगी तो उनके कुछ निबंधों की चर्चा हो जाएगी, साहित्यिक अवदान की चर्चा हो जाएगी, लेकिन यह जो आर्थिक मसले पर उन्होंने विचार किया, एक सिद्धांत दिया, उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग उन कृतियों को लगभग छोड़ते चले जाते हैं जहां पर साहित्य से इतर कोई बात हुई हो, हिंदी में, मलयालम में, बांग्ला में, किसी में ले देकर हम इन भाषाओं को, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हम मान लेते हैं कि इसमें फिक्शन है, पोइट्री है, कविता है, कहानी है, यही सब देखते हैं। इसके अलावा कोई काम हुआ, विज्ञान की कितनी किताबें, बेसिक किताबें जो आरंभिक लोगों ने लिखी, इन भाषाओं में उपलब्ध थी, उनकी कोई चर्चा नहीं करता। हम अंग्रेजी की किताबों की चर्चा करते हैं सब कुछ। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसने हमें पुनः यह सोचने का अवसर दिया है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं पर विचार करें और उनके माध्यम से जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी पोषित करें, और जो दुनिया भर से दरवाजे तो खुले रखने चाहिए। गांधी जी भी कहते थे, गांधी जी भारतीयता के बड़े पोषक थे। वो भारतीय, हर तरह से कह सकते हैं कि भारत में जो कुछ भी संभव है वो लाना चाहते थे बाहर, लेकिन कहते थे कि खिड़कियां तो खुली होनी चाहिए, बाहर की हवा भी आनी चाहिए। तो हम लोग उसके विरोध में नहीं हैं। जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो कई बार भ्रम की स्थिति पैदा होती है, तो वो भ्रम नहीं होना चाहिए। आप अगर पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदी का नहीं, आप भारत के किसी भी भाषा का लिटरेचर आप देखेंगे, पूरे कालखंड के हिसाब से देखेंगे, तो तमाम जो सोशल साइंटिस्ट हैं आज की तारीख में, सोशल साइंटिस्ट
उन लोगों के लिए भी 19वीं सदी का साहित्य या 18वीं सदी का जो साहित्य है वो आज प्राइमरी सोर्स के रूप में काम आता है, समाज को समझने के लिए काम आता है। यानी सिर्फ मनोरंजन वाला मामला नहीं था कि कहानी पढ़ ली तो मनोरंजन हो गया या कोई हो गया। आज आपको अगर 19वीं शताब्दी के उन आरंभिक वर्षों के बारे में ठीक से जानना है, किसान जीवन को जानना है या स्त्री जीवन को जानना है, तो आपको प्रेमचंद अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है, आप महादेवी वर्मा को पढ़ते हैं तो पता चलता है आपको। मीरा की कविता सिर्फ भक्ति की कविता नहीं है, वो पूरे मध्यकालीन समाज में स्त्री की स्थिति की भी कविता है। आंडाल की कविता उस समय के स्त्री की भी कविता है, दक्षिण में जो स्थित थी, सारी चीज़ें थे। इस रूप में भी देखने की ज़रूरत है, आत्मालोचन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है, ये हमें देखना चाहिए। हम लोग सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, खासकर लिटरेचर के जो हम लोग विद्यार्थी हैं, हम सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, जो पोएटिक्स की बात करते हैं, काव्य शास्त्र जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, साहित्य शास्त्र कहते हैं, उसकी बात करते हैं। हम लोग अक्सर अभिभूत रहते हैं पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र से, पश्चिमी तमाम जो सिद्धांत आते रहे, कविता के, उपन्यास के, कला के सिद्धांत आते रहे, उससे हम लोग अभिभूत होते रहे हैं। लेकिन हम इस पर कितना विचार करते रहे हैं कि नाटक जो विधा है, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है और एक तरह से सौंदर्य शास्त्र की आधारभूत संरचना जहाँ से पाई जाती है, आचार्य भरत हमारे वहाँ हुए और नाट्यशास्त्र जैसी किताब लिखी उन्होंने। बेसिक किताब है वो, सौंदर्य शास्त्र की बेसिक किताब है। हम लोग पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो भरत का नाट्यशास्त्र संस्कृत के लोग पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ाया जाता है, थोड़े बहुत हिंदी के लोग पढ़ लेते हैं उसे, लेकिन नाट्यशास्त्र पर जितनी चर्चा होनी चाहिए नहीं होती। जबकि पूरी दुनिया में अगर लिटरेचर पढ़ने पढ़ाने का मामला बनता है, ये पोएटिक्स पढ़ने पढ़ाने का मामला बनता है, तो एक बेसिक किताब है वो, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बहुत गंभीर किताब है वो, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, वो बात आनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पहलू और भी है जो आध्यात्मिकता से जुड़ता है, देखना चाहिए और उस पर भी विचार करना चाहिए कि जो आध्यात्मिकता का पूरा मामला है। मैं आप लोगों को एक घटना सुनाता हूँ, पहले भी मैं एक दो जगह ये प्रसंग सुना चुका हूँ। मैं बनारस की एक यात्रा में था, पुरानी बात हो गई, मुझे लगता है 15 वर्ष से अधिक समय हुआ, 17-18 वर्ष का समय हुआ। मैं बनारस की यात्रा में था और मैं जिस कंपार्टमेंट में था उसी में चेक और स्लोवाक के भी कुछ युवा थे, 2 नवयुवक और 2 नवयुवतियाँ उसमें थे, यंग लोग थे 4। वो लोग बनारस की यात्रा कर रहे थे और मैंने पूछा कि बनारस किस लिए, कहाँ, क्यों जा रहे हैं बनारस आप लोग। भारतीय ज्ञान परंपरा को केंद्र में रख करके इस बात को सुनिएगा आप लोग, इस जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसको ध्यान में रख करके सुनिएगा। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं आप लोग बनारस, तो उन लोगों ने कहा कि हम बनारस जा रहे हैं, वो कबीर का शहर है। कबीर, ग्रेट हिंदी पोएट, आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कबीर के बारे में, कबीर को सुना होगा। कबीर को तमाम लोगों ने गाया है, कुमार गंधर्व ने तो बहुत अच्छे ढंग से गाया है, हिरना समझ बूझ बन चरना, जैसे जो उनके पद हैं, गीत हैं, गाया है। तो कबीर को आप लोगों ने सुना होगा, मतलब हिंदी की जो भक्ति पोइट्री है उसके महानतम कवि हैं। तो उन्होंने कहा कि वो कबीर का नगर है, कबीर का शहर है। हमने कहा कबीर को कितना जानते हैं आप लोग? कबीर ऑलरेडी व्यस्त है, क्योंकि हम तो 16 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं सर, 8 घंटे की विश्वविद्यालय की, उसके बाद 8 घंटे की हमें लगता है कि डॉक्टर त्रिपाठी, कैन यू म्यूट योर माइक प्लीज? डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी जी कर लिया, उन्होंने कर लिया। थैंक यू सर। सिंस आई पॉज्ड, I just wanted to draw your attention that this NEP orientation program of NEPA is being held with
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज तो यूनिवर्सिटी। और अच्छी बात है ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत देर से कहना चाह रही थी। तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो मैं कह रहा था कबीर का मामला, तो कबीर को तो हमने कहा कबीर को, तो उन लोगों ने कहा कि हमने कबीर को पढ़ा है, ट्रांसलेशन में पढ़ा था उन लोगों ने। आप लोग जानते होंगे टैगोर ने उनका ट्रांसलेशन किया है और भी बहुत सारे लोगों ने किया, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने उनका ट्रांसलेशन किया है कबीर का और भी कई लोगों ने किया है। तो वो लोग कबीर की कविता पर और रहस्यवाद पर बात कर रहे थे, मिस्टिसिज्म जो है उस पर बात कर रहे थे, और मैं बहुत प्रभावित हुआ। हमने कहा कि ये जो भारतीय रहस्यवाद है, इन सब चीज़ों के प्रति आप लोगों के मन में कैसे आकर्षण है। वो बहुत मतलब आह्लाद में भर करके वो लोग अपनी बातें करते रहे, और उन लोगों का कहना था कि यह एक वे ऑफ लाइफ है, ये जीवन की एक ऐसी पद्धति है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। कबीर की कविता के माध्यम से वो आध्यात्मिकता का एक सफ़र करना चाहते थे, एक ऐसे जीवन की खोज में जाना चाहते थे जो बहुत पारदर्शी जीवन हो, जो बहुत उज्जवल जीवन हो, और उसकी खोज में वो लोग चेक और स्लोवाक, जो पहले चेकोस्लोवाकिया हुआ करता था, अलग अलग हो गया, वहाँ से वो लोग आए थे। मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि भारतीय भाषाओं में, भारतीय दर्शन में, भारतीय साहित्य में जो ज्ञान संपदा है वह सिर्फ विज्ञान परक नहीं है, वो आत्मा परक भी है। यानी कि दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि दोनों को एक दूसरे के पूरक के तौर पर देखना चाहिए। विज्ञान और साहित्य, विज्ञान और कलाओं को एक दूसरे के विलोम के तौर पर नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट देखने की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान और कलाएं एक दूसरे की पूरक हैं। विज्ञान जो है वो हमारे तन की औषधि तैयार करता है, हमारे शरीर की औषधि तैयार करता है, और कलाएं हमारे मन का औषधि तैयार करती हैं, हमारे आत्मा के लिए वो औषधि तैयार करती हैं। ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो कभी भी विज्ञान और कलाओं को अलगा कर नहीं, साथ साथ देखेंगे तो ये पता चलेगा कि भारतीय भाषाएं और भारतीय कला में कितना कुछ छिपा हुआ है, और अभी हम लोग उसको खोज नहीं पा रहे हैं। नवजागरण का जिक्र मैं कर रहा था कि नवजागरण में बहुत कुछ हमारा भीतर का था। विदेशी प्रभाव नहीं भी होता तो भी भारतीय नवजागरण को होना ही था, उसको कोई रोक नहीं सकता था। हर हालत में वो नवजागरण होना था, और वो हुआ। आप देखें उस नवजागरण से क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या चीज़ें, और उस नवजागरण का स्रोत भारतीय साहित्य ही बना, भक्ति साहित्य बना, और भी जो लोक भाषाओं में लिखा पढ़ा गया था वो सब कुछ उसका स्रोत बना। हम लोग उस पर कम कम चर्चा करते रहे। हुआ ये कि ज्ञानी होने का एक और आधार है हमारे वहाँ कि जब तक हम लोग विदेशी विद्वानों को उद्धृत नहीं करते तब तक हमें ज्ञानी नहीं माना जाता। लगता है कि ज्ञान में थोड़ी सी कमी रह गई है। भारतीय विद्वानों को उद्धृत करने, भारतीय साहित्य को उद्धृत करने में हम थोड़े थोड़े से हिचकते रहते हैं, बचते रहते हैं। तो हमें उससे उबरने की ज़रूरत है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अवसर हम सबके सामने उपलब्ध कराया है, और ये भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो चर्चा है इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसको मैं एक और टेक्स्ट के माध्यम से, ये जो नवजागरण की पूरी पृष्ठभूमि है और स्त्री मुक्ति की जो पूरी बात है, फेमिनिज्म की जो पूरी बात है, एक और टेक्स्ट है, ध्रुव स्वामिनी टेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का। हिंदी के बड़े पोएट थे, बड़े अफसाना निगार थे, बड़े मतलब किस्सागो थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, और बड़े नाटककार थे। उनके नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और हिंदी में तो जयशंकर प्रसाद के बिना आप नाटक पर बात ही नहीं कर सकते, कविता पर भी बात नहीं कर सकते। तो ध्रुव स्वामिनी नाम का उनका एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी तो पतला सा नाटक है, आप लोगों ने देखा होगा उसको, तमाम लोगों ने टेलीविज़न पर भी प्रस्तुत किया है, अलग अलग निर्देशकों ने उसको प्रस्तुत किया है। ध्रुव स्वामिनी को जब आप पढ़ते हैं, ध्रुव स्वामिनी को जब आप देखते हैं, तो उसमें आप पाते हैं कि स्त्री चेतना जो जयशंकर प्रसाद लेकर आते हैं वो बार बार इतिहास की ओर हमें ले जाते हैं, इतिहास में ले जाते हैं, और ध्रुव स्वामिनी को लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि वो कितनी चेतना संपन्न स्त्री थी, कितनी चेतस स्त्री थी, स्त्री अधिकारों को लेकर, अपने जीवन को लेकर, स्त्री जीवन को लेकर, और स्त्रियों के बीच के सामंजस्य को लेकर, बहनापे को लेकर के भी।
वो उस स्त्री के साथ संवाद रखती है जिसका पति एक तरह से ध्रुव स्वामिनी का हरण करना चाहता था या उसके विपक्ष में था। उसके साथ भी वो संवाद कायम करती है, क्योंकि वो स्त्री का दुख समझती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री का कैसे दुख समझती है और स्त्रीत्व को किस ढंग से भारत में प्रस्तुत किया जाता रहा है, इसकी एक अद्भुत कृति है ध्रुव स्वामिनी, जिसको पढ़ा जाना चाहिए। और आप जब उसको पढ़ेंगे तो मैं उसको रेडिकल तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको लगेगा कि बिल्कुल आधुनिक स्त्री के मन की बात है, वो आज की स्त्री के मन की बात है। जबकि जयशंकर प्रसाद की वह कृति आज से 100 साल पुरानी कृति है, 100 साल पहले लगभग लिखी गई किताब। 100 साल में कितनी चीज़ें बदल गईं, भाषा का रूप बदल गया, चेतना का रूप बदल गया। तो ये पता चलता है कि जिस चेतना को आज हम सोच रहे हैं कि ये ज्ञान संपदा हमें पश्चिम से मिली है, दरअसल वो ज्ञान संपदा हमारे पास थी। आपको इसी तरह से चिंतन करने वाले लोग भारत की अन्य भाषाओं में मिल जाएंगे। टैगोर के वहाँ आपको ऐसा लिटरेचर मिलेगा, शरदचंद्र के वहाँ मिलेगा, बंकिम चंद्र के वहाँ मिलेगा, कुमार आसान की कविताओं में मिलेगा, वैकुम बशीर के वहाँ मिलेगा। आप मराठी के रचनाकारों के वहाँ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। असमी के रचनाकारों के वहाँ जाएंगे, आप देखें, चिंता देखें, ये सारी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर। लेकिन हम ध्यान नहीं देते रहे हैं इस ओर। चीज़ें ठीक है कि थोड़ा सा जब भी हमारे पास किसान की बात आई, किसानों पर विचार की बात आई, तो हम लोगों ने हमेशा बाहर की तरफ ही दृष्टि रखी, भीतर नहीं रखा कि किस तरह से उस पर फ़कीर मोहन सेनापति उड़िया के जो बड़े रचनाकार थे, आरंभिक रचनाकारों में से थे, किस तरह उन्होंने किसान जीवन को प्रस्तुत किया छमाड़ आठ गुंठ नाम की कृति में। देखना चाहिए हम लोग इसका विस्मरण, और सभी भारतीय भाषाओं को एक दूसरे से जोड़ कर देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी बहुत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में ही हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं के बीच सामंजस्य देखने की कोशिश कर रही है कि इनके बीच सामंजस्य बने, पुल बने। कोई भाषा भारत की एक दूसरे के विरोध की भाषा नहीं है। और जहाँ तक हिंदी का मामला है, मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हिंदी का तो विकास ही स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में हुआ। जिस हिंदी में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस हिंदी में के साहित्य का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसका तो पूरा विकास ही स्वाधीनता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल के दौर में हुआ। और इस अर्थ में वो भारत की सभी भाषाओं से संवाद करती हुई भाषा रही है। सबसे उसका डायलॉग रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह उसका डायलॉग रहा है। और वो किसी एक इलाके की मातृभाषा भी नहीं रही है। थोड़ा सा दिल्ली और मेरठ हरियाणा का इलाका है जो कौरवी का इलाका है, वहाँ पर कोई कह सकता है कि वो खड़ी बोली लोग बोलते हैं, लेकिन जिस हिंदी में आज हम बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, यह हिंदी जो है यह तो स्वाधीनता आंदोलन ने विकसित की इस हिंदी को। तो इस हिंदी के साथ इस हिंदी का तो सबके साथ बहनापा है। इसने भारत की सभी भाषाओं से शब्द लिए, इसने भारत की सभी, आप देखें हिंदी में भारत की लगभग सभी भाषाओं का अनुवाद आपको मिलेगा, लिटरेचर का अनुवाद मिलेगा आपको। एक अपनापा रहा। तो भारत की भाषाओं को जोड़ने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, उनके समानांतर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक देन की तरह हमें देखने की ज़रूरत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को हम कैसे नई पीढ़ी तक ले जा सकते हैं, कैसे नए ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, भारत की अन्य भाषाओं में भी हुआ होगा। ये हिंदी में एक बड़ा प्रयोग नरेंद्र कोहली ने किया। नरेंद्र कोहली हिंदी के एक बड़े लेखक थे। उन्होंने महाभारत जो महान कृति है, एपिक है, महाभारत को पुनर्सृजित किया गद्य में, और गद्य में कई खंडों में महाभारत को उन्होंने प्रस्तुत किया ताकि जो न्यू जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो उसके साथ परिचित हो सके, उसके साथ जुड़ सके और महाभारत को जान सके। क्योंकि संस्कृत हो सकता है कि बहुत से लोग न पढ़ पाएँ, न जान पाएँ, तो भारत की एक दूसरी भाषा हिंदी में आई। और मुझे ये पता है कि भारत की दूसरी भाषाओं में भी इस तरह के प्रयोग हुए हैं, किए गए हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे हम आज की भाषा में हम उसको ट्रांसलेट करें, ले आएं, यह भी एक बड़ी ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो
नई जनरेशन को दिक्कत होगी, भले ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। अगर एक बड़ी आबादी हमारी ऐसी हो गई है जो अंग्रेजी में पढ़ी लिखी है, दीक्षित है, तो अंग्रेजी में भी ले जाने की ज़रूरत है, उसे अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है कि वो उसको जान सकें। ये महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, आप देखें महाभारत कई कारणों से एक महान कृति है। वो कई बार मुझे लगता है कि वो कूटनीति की एक बड़ी कृति है, कूटनीति की एक बड़ी कृति है महाभारत। वो ज्ञान परंपरा में अगर आप देखेंगे सिर्फ पांडवों और कौरवों की कथा के रूप में देखेंगे नहीं, लेकिन एक कूटनीति के रूप में देखेंगे, राज्य संचालन के रूप में देखेंगे, आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में देखेंगे, तो आपको एक बड़ी संरचना के रूप में मिलेगी। अगर आप रामचरितमानस पढ़ते हैं और तुलसीदास के राम राज्य की अवधारणा पढ़ते हैं, आप देखें तुलसीदास की राम राज्य की अवधारणा मार्क्स से बहुत पहले की है, कार्ल मार्क्स के यूटोपिया से बहुत पहले की अवधारणा है राम राज्य की। और राम राज्य की अवधारणा में वो बातें करते हैं गोस्वामी जी, एक ऐसे समाज की ही वो कल्पना करते हैं जहाँ कोई शोषण नहीं होगा, जहाँ कोई किसी का मालिक नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा, सब निरोग होंगे, तरह तरह की चीज़ें, एक तरह की यूटोपिया है वो। यानी कि एक बड़ी अवधारणा है वो, एक सामाजिक अवधारणा, सांस्कृतिक अवधारणा है राम राज्य, जिसे रखते हैं गोस्वामी जी सामने रखते हैं। उस पर भी हमें विचार करना होगा, हमें देखना चाहिए। हमारे एक बड़े कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप जो लोग दूसरी भाषाओं के हैं, हो सकता है कि उन्होंने उनका कुछ अनुवाद पढ़ा हो, कुछ कविताओं का अनुवाद हो, तो वो अपनी एक कविता में कहते हैं, जागो फिर एक बार, उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। और ये उस दौर की कविता है जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, स्वाधीनता आंदोलन, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और लोगों को जगाने की ज़रूरत थी, प्रेरणा की ज़रूरत थी। उस दौर में उन्होंने जागो फिर एक बार जैसी कविता लिखी और उसमें एक जगह वो बात करते करते लिखते हैं, जो मैं निवेदन कर रहा था, कि पश्चिम की उक्ति नहीं गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यानी कि जो बातें वो कह रहे थे जगने जगाने की, स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की, भाईचारे की, उनका कहना था कि ये पश्चिम से आयातित विचार नहीं है, ये हमारी अपनी परंपरा की देन है। हमारे वहाँ भी ये विचार रहे हैं, हमने उन पर सोचना बंद कर दिया, ध्यान देना बंद कर दिया। पूरी दुनिया ने अहिंसा का पाठ हमसे सीखा, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने नए सिरे से स्थापित किया, व्यवस्थित किया। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन से जो चीज़ निकल करके आई उसको स्थापित किया। आज पूरी दुनिया को एक समय में आप देखें, भारतीय ज्ञान परंपरा का कितना बड़ा योगदान है कि पूरी दुनिया जो युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, पूरी दुनिया जो तरह तरह से युद्ध में लगी है, छोटे छोटे कारणों से युद्ध में लगी है, उसको अगर मनुष्यता का पाठ कहीं का कोई दर्शन करा सकता है तो वो भारतीय दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है। हमारे वहाँ वो दर्शन है जो इसको प्रस्तुत करता है, ले जाता है और दिखाता है। वहाँ पर हमने ये दिया, ये हमारी ज्ञान परंपरा है। कोई नई चीज़ किसी से सीखने की पूरी यानी, और अहिंसा का ऐसा दर्शन जिसमें आत्मा प्रदीप्त हो उठती है, वो उज्जवल हो उठती है, जग उठती है, चेतना का प्रसार होता है। सिर्फ हमारे वहाँ अहिंसा की पूरी अवधारणा भय पर आधारित नहीं है, कायरता पर आधारित नहीं है, वो शक्ति पर आधारित है। अहिंसक वही हो सकता है जिसमें शक्ति हो। यह जो पूरी अवधारणा हमारे वहाँ निकल करके आई, आप देखें, और ये हमारे आचरण की चीज़ है। राम जैसा कह सकते हैं आप, जो व्यक्तित्व है, राम जैसी जो पूरी हमको बार बार हम लोग देखते हैं, जो चरित्र ईश्वर के रूप में भारत में हम सब लोग जिनको पूजते हैं, वो पूरा चरित्र राम का आप देखेंगे तो आप देखें शक्ति से ओतप्रोत, मतलब शक्ति, ईश्वर में नहीं शक्ति होगी तो कहाँ होगी, लेकिन जो धीर गंभीर आचरण है, जो अहिंसा का आचरण है, वो आदर्श दुनिया में कहाँ मिलने वाला है। ये हमारे इसको डिकोड करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को हमें कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि इस पर गर्व करने की ज़रूरत है, और उसको ठीक ढंग से थियराइज करके, नए ढंग से थियराइज करके, नए ढंग से
उसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, जो जाहिर है कि ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी, हम जो टीचर्स हैं अलग अलग जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो उनकी ज़रूरत है। मुझे लगा कोई कुछ लिख रहा है। एक हिंदी में विचारक हुए, राहुल सांकृत्यायन नाम था उनका। उन्होंने बहुत भ्रमण किया, तिब्बत गए, कहाँ कहाँ गए, उन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियाँ, स्क्रिप्ट्स खोजी उन्होंने उन्होंने बहुत सारी स्क्रिप्ट्स खोजी उन्होंने, और उस स्क्रिप्ट जो खोजने का जो विलुप्त हो गई थी, ऐसी पांडुलिपियाँ हैं, पाली भाषा की और अन्य भाषाओं की पांडुलिपियाँ हैं जो एक तरह से लुप्त प्राय थी, नहीं मिल रही थी, वो घूम घूम करके ले करके आए। वो अब उपलब्ध हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो खोजने की ज़रूरत है, जो हम जैसे आप जैसे अध्यापक ही उसे खोज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। क्या हम लोग बातचीत करें क्या, या अभी कुछ देर और लेक्चर चलेगा? So we have some time if you wish to continue. हाँ, नहीं अगर 5 बजे तक सर, नहीं, अगर कोई क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिखने लगा इसलिए मैंने पूछा। एक सज्जन पूछ रहे थे रविदास के बेगमपुरा और तुलसीदास पर कुछ सवाल कर रहे थे। तो if you want we can have the questions also. ठीक, हाँ, मेरे ख्याल से Yes, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जी, सामने जी, आ गया, okay. हम उसके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। तो क्या इन्हीं से शुरू करें, जैसे जिनका ये प्रश्न था अभी अभी? हाँ, सर इससे पहले के कोई क्वेश्चंस चैट बॉक्स में नहीं दिख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसी से स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी।